नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गांव किसान कार्यक्रम के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना वाहल। ये तो हम सभी जानते हैं कि किसान अगर फसलें नहीं उगाते तो हम क्या खाते। ये एक ही वाक्य हमें इस सच से रूबरू करवाता है कि खेती और किसानों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। कृषि आज किसी भी समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज के गांव किसान कार्यक्रम के इस कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तां। किसानों की आय को 2022 तक पूरा करने के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कृषि अनुसंधान संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय और साथ ही कृषि विज्ञान केंद्रों में विचार विमर्श और मंथन का दौर जारी है। ऐसा ही प्रयास हमें देखने को मिला, जहां पर दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आइए देखते हैं इसी पर हमारी एक खास पेशकश। दलहन वनस्पति जगत में प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। मटर, चना, मसूर, मूंग इत्यादि से दाल प्राप्त होती है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा दलहन उत्पादन के लिए कई प्रमुख कदम उठाए गए हैं। ICAR संस्थान एवं कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भी दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग अलग स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नोएडा स्थित MIT यूनिवर्सिटी में किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम में पूसा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर HK दीक्षित द्वारा दलहन उत्पादन में नई तकनीक के बारे में जानकारी दी गई। खेती के लिए हमें मूल रूप से कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है। एक तो जमीन का, सॉइल का, मिट्टी का। सर ने बताया कि सॉइल हेल्थ कार्ड्स हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने के लिए हमें उसकी जांच करानी चाहिए। जांच में सरकारी, प्राइवेट, पूसा संस्थान, जहां से भी हो सके आप जांच कराइए, क्योंकि हम लोग खेती कर रहे हैं, हम लोग वर्षों से उसी ज़मीन में अलग अलग फसलें लगा रहे हैं। हमने मिट्टी से बहुत कुछ लिया है, दिया बहुत कम है। कोई ऑर्गेनिक खाद दे देता है, कभी हम ग्रीन मैन्योरिंग कर देते हैं या कुछ गोबर की खाद डाल देते हैं, लेकिन जब ठीक से जांच कराई जाएगी तभी हमें पता चलेगा कि ज़मीन में क्या क्या कमी है। उसी हिसाब से हम ज़मीन में पोषक तत्व डाल सकते हैं। दूसरी आवश्यक चीज़ है बीज। बीज हमें, जैसे हमारी भूमि में अगर नमक है तो हमें ऐसे बीज लगाने चाहिए जो नमक के रोधी हों, टॉलरेंट हो, उसको टॉलरेट कर सकें। या अगर हमारी ज़मीन कम समय के लिए उपलब्ध है तो हमें कम अवधि में पकने वाली प्रजातियां लगानी चाहिए। तो और बीज हमें, जो बीज का जो मेन सोर्स है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं या आप में से एक किसान कहीं जाते हैं बीज लाते हैं, उसका बीज बनाएं, आपस में बीज एक दूसरे को बांटे। ACAES के निदेशक ने दलहन उत्पादन के लिए 2017-18 में प्रस्तावित FLD के बारे में जानकारी देते हुए कहा, मैं आपको इस संबंध में बताना चाहता हूं कि जो भारत सरकार की योजना है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, उसके अंदर में दो बातें हैं कि खाद्य की सुरक्षा के साथ साथ न्यूट्रिशन कैसे आदमी का मेंटेन हो, हमारी आम जनता को, हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को। तो इसके लिए एक उन्होंने जो मिशन खोला है, वो मिशन का नाम है नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर पल्सेस। इसके ऊपर ख़ास तौर से ध्यान दिया जाए। तो इस संरक्षण में हम लोगों ने जो ICAR के द्वारा जो चलाए गए है कुछ संस्थान जो खास करके पल्सेस में काम कर रही है, जैसे कि इंडियन काउंसिल ऑफ पल्सेज रिसर्च कानपुर में है, और उनके सहयोग से हम लोगों ने जो किसान के खेत पे प्रदर्शन किया है, वो प्रदर्शन काफ़ी लाभदायक रहा है, उपयोगी रहा है। किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे DRDO के पूर्व वैज्ञानिक ने दलहन उत्पादन के बारे में जानकारी दी। अभी नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बन रहे हैं, कहाँ से प्रोटीन आएगा? प्रोटीन आने के लिए पल्सेस बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है। इसलिए हमारा देश भारत में इसको बढ़ावा दे रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। इसको प्रोडक्टिविटी कैसा बढ़े उसके बारे में ये किसान लोग को हम उनका जानकारी लेबोरेटरी से और वहाँ फील्ड तक कैसे लेके जाएंगे किसान के रूप से। इसलिए हम ये एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ आज ऑर्गेनाइज़ किया है। इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, उनका डेमॉन्स्ट्रेशन देंगे, उनको फील्ड में लेके सिखाएंगे।
ये सिर्फ नहीं है थियोरेटिकल है, ये प्रैक्टिकल है। और हमारा साइंटिस्ट लोग उनके गांव में जाके किसान लोग के साथ, किसान भाइयों के साथ बैठ के इनको विचार करके पल्सेस को प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। किसान प्रशिक्षण में भाग ले रहे किसानों ने दलहन उत्पादन की नई तकनीक के बारे में उत्साह प्रदर्शित करते हुए हमसे अपने विचार साझा किए। मैं 16 एकड़ का किसान हूँ और हमारा जो ज़िला है वो NCR में आता है। यहाँ पर जोत की ज़मीन जो कम होती जा रही है उसको देखते हुए मैं अपने किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मद्देनज़र हमें अपनी जो परंपरागत खेती है उसमें थोड़ा बदलाव करना होगा और हमको अपनी खेती में दलहन को भी अपनाना होगा। दलहन एक ऐसी फसल है जो हमारे मृदा के स्वास्थ्य को भी स्वस्थ बनाती है और जो उसमें ऑर्गेनिक मैटर है उसको बढ़ा देती है। मेरा जो खेती है वो 3 एकड़ है और 3 एकड़ से अलग जो है 20 एकड़ करीब दूसरा का खेती लेकर के करते हैं बटाई पर। उसमें जो है दलहन में मसूर करते हैं और गेहूं और धान के बीच में मूंग की खेती दलहन के तौर पे करते हैं। और जो धान की खेती है वो IPM के द्वारा हम अपने खेतों में और दूसरों खेतों में भी करवाते हैं। दलहन की पैदावार में मसूर लगवाई थी जिसका अच्छा रिजल्ट मिला था। उसी मीटिंग में आज आए हुए थे यहाँ अमेठी पे, तो मैं किसानों को जागरूक करता हूँ। मैंने एक मिनी बागवानी का भी लगा रखा है जिसमें लेमन के पौधे लगा रखे हैं 50 के करीब, जिससे अपनी भी और लोगों की ज़रूरत पूरी हो जाती। किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम किसानों में दलहन उत्पादन की गुणवत्ता और बेहतर उत्पादन प्राप्त करने की दिशा में सहायक साबित होगा। किसान भाइयों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए कार्यक्रम गांव किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाए बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। तो आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा सेगमेंट, हमारा पशुधन। किसान साथियों, पशुओं से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उनका पूरा ध्यान रखा जाए। तो इसी संबंध में आइए देखते हैं हमारा पशुधन। झारखंड में मत्स्य पालन अंतरस्थलीय जल संसाधनों पर निर्भर है। यहाँ पोखर, तालाब, जलाशय एवं नदियों में पारंपरिक ढंग से मछली पालन का कार्य अरसे से किया जाता रहा है, लेकिन केज कल्चर तकनीक से यहाँ का मछली पालन पूरे देश में अग्रणी है। यह तकनीक जल कृषि पर आधारित कृषकों के बीच न केवल लोकप्रिय हुई है बल्कि आजीविका में सुधार को भी एक नई दिशा प्रदान की है। केज कल्चर में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम लोग एक सीमित दायरे में रह कर के फीड बेस्ड उसे कम समय में मछली का प्रोडक्शन कर रहे हैं। और ये चीज़ अगर हम लोग खुले तालाबों में करते हैं तो वहाँ पर पॉन्ड मैनेजमेंट करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि मछली ऐसी चीज़ है जिसमें मतलब बीमारी होने की काफ़ी आशंका रहती है। तो उसमें अगर किसी भी तरह का बीमारी होता है तालाब में तो सारे मछलियों को निकालना पड़ता है, डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, या तो फिर मतलब पूरे को ट्रीट करना पड़ता है दवाई से। राज्य के तिलैया डैम, चांडिल डैम, कोनार, मसानजोड़, सुंदर जलाशय, अजय बराज सहित अन्य जलाशयों में तकरीबन 2800 केज कल्चर मौजूद हैं। यहाँ रोहू, कतला सहित अन्य मछलियों का उत्पादन किया जाता है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार प्रति केज 3 से 4 टन मछली उत्पादन किया जाता है। अभी जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है
तो एक तरह से सीड बैंक का परिकल्पना हर ब्लॉक में मतलब जो है कि हर जहाँ तालाब, क्योंकि अब बताया गया कि मौसमी तालाब है तो और सदाबहार तालाब भी है, तो सदाबहार तालाब के लिए मौसमी तालाब बहुत बड़ा मतलब जो है एक सहायक माइलस्टोन बनते जा रहे हैं। क्योंकि जो हमारे हर ब्लॉक में जो किसान हैं वो स्पॉन का ट्रेनिंग करके अपने तालाब में स्पॉन से जीरा तैयार करते हैं और उस जीरा को फिर मतलब सदाबहार तालाब में बेच के जो है एक लिंक बना हुआ रहता है कि मौसमी तालाब वाले सदाबहार तालाब से जुटे रहें और उनका भी कि 3 से 4 महीना पानी रहता है तो उनको भी लाभ मिल जाए। अब प्लस सदाबहार वाले के लिए एक मानक जो रेहू कतला का जो हमारे यहाँ जो स्पॉन से जीरा तैयार होता है वो उनके तालाब में जाता है तो अच्छा से उनकी वृद्धि, उनके तालाब में मछली का उत्पादन ज़्यादा होता है और ज़्यादा लाभ लेते हैं। इस तकनीक की सफलता और लोकप्रियता को देखते हुए राज्य के मत्स्य निदेशालय की ओर से मत्स्य कृषकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और नए मत्स्य कृषकों को कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रोजगार जो नहीं मिल रहा था वो भी मिल गया। बहुत सारे लड़के बाहर जाते थे, वो भी हम कोशिश किए। पहले सोचा था जो छोड़िए ये सब मछली तछली में कुछ नहीं हुआ। अब हम चांडिल से मंत्री जी हम लोग को भेजा था, चांडिल से आए तो हम लोग सोचे कि कुछ करें और केज में हम लोग भी जुड़े। पहले तो मन नहीं लगता था, जब मन लगा तो देखे यहाँ भी नावाडीह से देखा देखी में हम लोग का भी केज हुआ। इस तकनीक से मछुआरों, जल कृषि से जुड़े किसानों और विस्थापितों की आजीविका में सुधार के साथ साथ ग्रामीण बेरोजगारी और कुपोषण से निपटने में भी सहायता मिल रही है। तो अभी आपने पशुपालन संबंधी कुछ आवश्यक जानकारियां हासिल की। कार्यक्रम में वक्त हो चला है पशुपालक कैलेंडर का, तो आइए एक नजर डालते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। पशुपालक कैलेंडर, जून में ध्यान देने वाली बातें। जून माह में अधिकतम तापक्रम बढ़ने से पशुओं में तापघात, जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पिछले माह के अनुसार पशुओं को अत्यधिक तापक्रम, धूप व लू से बचाने के उपाय करें। गर्मी से बचाव हेतु पशुओं को वृक्षों की छाया में रखें। गलघोटू एवं लगड़ा बुखार बीमारी से बचाव के टीके अवश्य लगवाएं। चारागाह में चरने वाले पशुओं की सुबह, शाम या रात्रि में चराई करें तथा भरपूर पानी भी पिलाएं। पाइका ग्रस्त पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा देकर लवण मिश्रित आहार प्रदान करें ताकि पाइका रोग के लक्षणों से छुटकारा प्राप्त हो। पशुओं को हरा चारा नहीं मिल रहा हो तो विटामिन ए के इंजेक्शन लगवाएं। पशुओं को विटामिन एवं लवण मिश्रित आहार दें। गर्मी के मौसम में पैदा की गई ज्वार में जहरीले पदार्थ हो सकते हैं जो पशुओं के लिए हानिकारक है। अप्रैल में बिजाई की गई ज्वार खिलाने से पहले 2 से 3 बार पानी अवश्य पिलाएं। घास की रुपाई हेतु खेत की तैयारी करें। मुंह पका, खुरपका रोग, गलघोटू, ठप्पा रोग, फड़किया आदि के टीके लगवा लें। भेड़ के शरीर को ऊन कतरने के 21 दिन बाद बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए कीटाणुनाशक घोल से भिगोएं। तो अभी आपने देखा इस माह का पशुपालक कैलेंडर। किसान भाइयों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कामयाब किसान की कामयाबी की दास्तां। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए कार्यक्रम गांव किसान। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। तो आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं और देखते हैं कामयाब किसान की दास्तां। किसान
साथियों, वैसे तो हमारे जीवन में परंपराओं का अपना अलग ही महत्व होता है, लेकिन अगर ये परंपराएं जीवन में आगे बढ़ने को प्रभावित करती हैं तो या तो हमें इन्हें छोड़ना पड़ता है या फिर इनमें कुछ सुधार करना पड़ता है। और यही नियम खेती में भी लागू होता है। हमारे आज के कामयाब किसान ने भी कुछ ऐसा ही किया। तो आइए देखते हैं उनकी कामयाबी की ये दास्तां। विकास के शुरुआती चरणों में संभवतः पशु इंसान का सबसे पहला मित्र रहा है। कभी वो इंसान की सुरक्षा का सबब बना तो कभी उसके मनोरंजन का या फिर कभी उसके भोजन का। लेकिन विकास के इस क्रम में इंसान और पशुओं का रिश्ता कमजोर पड़ता गया। इस रिश्ते की जगह इंसान ने मशीनों को अपना दोस्त बनाया। अन्यथा पशुधन आज भी ऐसा धन है जो भारतीय किसानों की समृद्धि की राह खोल सकता है, राह खोल रहा है। खास तौर पर गाय भैंसों को पालकर यानी डेयरी फार्मिंग के जरिए इंसान इस मान्यता को दोबारा मजबूत कर सकता है कि भारत में दूध की नदियां बहती हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि अनेक समस्याओं से जूझ रहे किसानों को डेयरी फार्मिंग अपनी आय को बढ़ाने, कम समय में जल्दी मुनाफा कमाने की राहें दिखा सकती है। इंसान और पशुओं के रिश्ते को दोबारा परिभाषित करने वाले ऐसे ही एक शख्स हैं विद्यासागर। विद्यासागर तक पहुंचने के लिए हमें जाना होगा पलवल। दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद हम पलवल में प्रवेश कर जाते हैं और पलवल से कुछ ही और आगे चलकर हम जा पहुंचते हैं एक गांव में जिसका नाम है बामनी खेड़ा। पता नहीं इसके नाम का क्या मतलब है, लेकिन आज ये गांव डेयरी फार्मिंग के लिए जाना जाता है और इसी गांव में जन्म हुआ विद्यासागर का। मेरा जन्म ग्राम बामनी खेड़ा, तहसील और जिला पलवल, हरियाणा में हुआ। माता पिता दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ाने का काम करते और साथ ही अपनी जमीन पर खेती बाड़ी करते। विद्यासागर के जीवन की यात्रा इसी माहौल में शुरू हुई। मेरे माता पिता सरकारी स्कूल में प्राइमरी टीचर थे और मेरी घर की स्थिति एक सामान्य किसान जैसी स्थिति थी। मेरी पढ़ाई गांव से थोड़ी दूर पलवल शहर में हुई, जहां मैंने अपनी प्राइमरी शिक्षा पूरी की। वक्त के पन्ने किसी किताब की तरह पलटते रहे। विद्यासागर ने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली और वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई में लग गए। फिर मैंने अपनी मैट्रिक एजुकेशन पूरी की। उसके बाद मैं फिर कॉलेज चला गया और कॉलेज में मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। खेती और पशुओं से उनका रिश्ता लगातार सिमटता रहा। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद भी विद्यासागर के जहन में ये बात कभी नहीं आई कि उन्हें कृषि से जुड़ा कोई काम करना है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद मैंने रोजगार की तरफ रुख किया। कुछ समय मैंने प्राइवेट कंपनीज में नौकरी की। उसके बाद नौकरी अच्छी ना मिलने की वजह से मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया। पहले नौकरियां और फिर बिजनेस करने के बाद विद्यासागर जा पहुंचे ऑस्ट्रेलिया। विद्यासागर ऑस्ट्रेलिया चले तो गए, लेकिन वहां भी पशु प्रेम ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद मैंने वहां खेती बाड़ी को देखा, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को देखा, जिसमें डेयरी फार्मिंग मुझे सबसे ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अनेक डेयरी फार्म देखे और ये पाया कि वहां किस तरह कम लोगों के साथ भी अधिक कमाई की जा रही है।
7 पशुओं से शुरू हुआ डेयरी फार्मिंग का सिलसिला देखते ही देखते 100 पशुओं तक पहुंच गया। 2013 में अंत तक 100 पशु की एक यूनिट बनाई। शुरू में उन्होंने केवल गाय ही रखी, लेकिन अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए फार्म में भैंसें भी रखनी शुरू कर दी। मेरे पिता का एक और भी सपना था कि हम गायों के साथ साथ भैंसों का भी काम शुरू करें, भैंसों को भी साथ साथ रखें। तो हमने 1/4 पैटर्न में, जैसे हमारे पास 100 गाय का हमारा था, तो हमने 25 भैंसों के लिए भी साथ साथ काम किया, जिसके लिए हमने जींद, रोहतक, महेंद्रगढ़, भिवानी से हम मुर्रा नस्ल की भैंसें लेके आए। विद्यासागर इस काम को एक वैज्ञानिक और मानवीय टच देना चाहते थे। भैंसें हमने रखी और भैंसों के लिए हमने अलग शेड बनाया, गायों के लिए अलग शेड्स बनाया, जो कि इजराइल पैटर्न के ऊपर शेड्स हैं, जिसमें पूरब से पश्चिम की तरफ की दिशा में शेड्स होने चाहिए। विद्यासागर के शेड्स में पशुओं के लिए हवा और क्रॉस वेंटिलेशन का भी उचित बंदोबस्त किया गया है। शेड्स की जो हाइट है वो हमने 15 फुट से लेके 16 फुट के बीच में रखी और 12 फुट के लगभग हमने किनारों पे रखी, जिससे कि पशुओं को हीट ना लगे और नेचुरल हवा में पशु रह सकें। अपने पशुओं से विद्यासागर बेपनाह प्यार करते, वे उनकी हर जरूरत का ख्याल रखते। उनकी जरूरतों के हिसाब से ही विद्यासागर ने शेड बनवाए, पशुओं के पीने के पानी की उन्होंने व्यवस्था की। विद्यासागर ने इस बात का भी ख्याल रखा कि पशु अगर बैठें तो उन्हें किसी तरह की रगड़ ना लगे। तालीमशुदा विद्यासागर जानते हैं कि आज का युग सूचना और तकनीक का युग है, इसलिए वो पशुओं से संबंधित जानकारियां हासिल करने में किसी भी तरह का गुरेज नहीं करते। हरियाणा की किसान सेवा केंद्र पलवल में है, जिसमें कि वो हमें समय समय पर बुलाते रहते हैं और हमें अच्छी अच्छी चीज़ों से अवगत कराते हैं। किसान मेला के कुछ यहाँ प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें हम जाते हैं, और गवर्नमेंट या दूसरी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे जो भी बेहतर चीज़ें हमें मॉडर्न डेयरी फार्मिंग के लिए ज़रूरत होती है वो लेने की हम कोशिश करते हैं। उन्होंने अपने डेयरी फार्म को पूरी तरह से आधुनिकता और तकनीक से सुसज्जित बनाया है। डेयरी फार्म में अच्छी तरह से झाड़ू लगाई जाती है और इसके बाद चूना डाला जाता है ताकि पशुओं को कीड़ों से बचाया जा सके। विद्यासागर के डेयरी फार्म पर शेड में होने के बावजूद सभी पशु आजादी से सांस ले पाते हैं। इन्हें ताजा चारा डाला जाता है और इनके लिए पीने का साफ पानी भी हर समय उपलब्ध है, और विद्यासागर अपने फार्म पर ये सारे काम अपनी निगरानी में ही करवाते हैं। विद्यासागर की कामयाबी केवल अपने परिवार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जिला स्तर पर भी उनके काम को सराहा गया है। जिला स्तरीय किसान मेले में उन्हें सम्मानित किया गया और कृषि क्षेत्र में नवीनतम पद्धति एवं उत्कृष्ट कार्य के लिए भी उन्हें पुरस्कृत किया जा चुका है। विद्यासागर के डेयरी फार्म में रहने वाले पशु भी अपने मालिक को देखकर गर्व महसूस करते होंगे और सोचते होंगे कि आखिर उन्हें एक ऐसा इंसान मिल गया जो उनके साथ है, उनके सुख में सुखी और दुख में दुखी होता है। किसान साथियों, अभी आपने देखी कामयाब किसान की दास्तां और हम आशा करते हैं कि कार्यक्रम में दी गई जानकारियों से आप सभी जरूर लाभ उठा रहे होंगे। हमारे आज के कार्यक्रम गांव किसान के इस अंक में केवल इतना ही, लेकिन अगले अंक में फिर करेंगे आपसे मुलाकात कुछ और ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।